हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय संविधान को समझने के क्रम में बहुत सारे अधिनियम देख चुके थे। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वैसे हर पॉइंट पे बात करेंगे जिस पे सवाल आने की पूरी संभावना है। हम वैसे पॉइंट से बचेंगे जहाँ पर हमारे लिए वो कह सकते इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो दोस्तों, देखते हैं, इसके जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर हम तुरंत इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे ये देख लेंगे। दोस्तों, देखते हैं इधर। सबसे पहले कि उस समय का जो सचिव था मॉन्टेग्यू था, जो 1917 से लेकर 1922 ईस्वी तक कार्यरत था। और सचिव का पोस्ट दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था, कई बार पूछता भी है कि सचिव का पोस्ट जो है, पद जो है, कब आया था। तो 1858। चेम्सफोर्ड उस समय के कह सकते कि वायसराय था। क्या था? वायसराय था। वायसराय का भी पोस्ट जो आया था 1858 में आया था। भारत में दो दल हुआ करते थे। एक दल नहीं कर सकते हैं, यहाँ दो विचारधारा को मानने वाले लोग थे। एक उग्रपंथी लोग थे जो खून खराबा में बिलीव रखते थे, और जो उदारवादी लोग थे जो शांति तरीके से कोई भी काम करना चाहते थे। तो उदारवादियों ने इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र कहा है। समझ सकते हैं कि ये इनका मैंने उपनाम दे रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हमारे लिए मैग्ना कार्टा या घोषणा पत्र की तरह है। तो हमसे सवाल बनाया जा सकता है कि ये किसने कहा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हमारे लिए मैग्ना कार्टा है। देखते हैं सर, इसकी अगली पॉइंट क्या हो सकती है। आपको यहाँ पर बहुत सचेत रहने का मतलब हम सलाह दे सकते हैं कि आया है अधिनियम 1919 में, लेकिन अगर इसका लागू करने का इम्प्लीमेंटेशन का डेट मतलब ईस्वी पूछा जाए तो 1921 होगा। दोस्तों, क्या होगा? 1921। और इसे और किस नाम से जानते हैं तो मोंटफोर्ड एक्ट कह सकते हैं। मोंट का मतलब मॉन्टेग्यू से, चेम्सफोर्ड से फोर्ड ले लिया, तो शॉर्ट का जमाना है तो इसका भी शॉर्ट आ गया। मोंटफोर्ड एक्ट इसे कह सकते हैं आप। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसा कि क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, और वैसे भी 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट जो वर्ल्ड वार था वो चल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो उसका प्रेशर, पूरी दुनिया का प्रेशर उसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर। फिर इंडिया में जो बढ़ती गतिविधियां थी, गांधी जी का इमरजेंस था, या एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक, वो कहीं ना कहीं एक जनमानस पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो ये चीज़ को भांप लिया था वो, और उसको लगा कि अगर भारतीयों की संख्या चाहे वो प्रशासन हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, उसमें अगर ना बढ़ाए तो हो सके कुछ ठीक ना हो। वो इस तरह से सोचा, कौन? ब्रिटिश लोग। और भारत की संख्या को बढ़ा दिया, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे वो प्रशासन संभालने की बात हो, उसके बढ़ाने के उद्देश्य से ये वाला अधिनियम लेकर आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसमें सुधार दो स्तर पे किया है, चाहे वो प्रांतीय स्तर पर हो, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो। दोनों लेवल पे हम उसको तुरंत देखेंगे कि वो क्या क्या प्रोविजन था, क्या क्या वो प्रावधान था। हर चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो घोषणा, मॉन्टेग्यू जो उस समय का सचिव हुआ करता था, उस समय का सचिव था, तो उन्होंने 20 अगस्त 1917 को, डेट पूछ चुका है हमारे एग्जाम में, 20 अगस्त 1917 को उन्होंने घोषणा किया कि भारत में मेरी इच्छा है कि हम उत्तरदायी सरकार की गठन करें। हम स्वशासन की ओर भारतीयों को लाना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रशासन में भारतीयों को शामिल करना चाहते हैं। हम उसके स्वशासन की
स्थापना करना चाहते हैं, यानी कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते थे। इस तरह के उन्होंने डिक्लेरेशन किया। इसे अगस्त घोषणा कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। पूछेगा अगस्त घोषणा किसने किया, तो मॉन्टेग्यू ने किया। कब किया, तो 20 अगस्त को किया। क्या बोला उसमें, तो बोला उत्तरदायी सरकार, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करूं। इस तरह से उन्होंने लुभावने वादे किए, क्योंकि 1917 का दौर जान रहे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्रेशर में, या हम लोग का जो नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद है वो पीक पर था, तो कहेंगे वो डरा हुआ था। तो इस तरह से उनकी घोषणाएं थी। कहता है कि मॉन्टेग्यू साहब भी कहीं ना कहीं जो ये रिपोर्ट तैयार किए थे, वो उसका जो आधार था वो द ड्यूक मेमोरेंडम नाम का, ड्यूक नाम के, विलियम ड्यूक नाम के एक आदमी था, उन्होंने इस तरह के तैयार किए थे। उसके बेसिस पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था। तो ये रियल ये पॉइंट आपको मिलेगा। वैसे एग्जाम में तो आज तक नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो था वो किस पे बेस्ड था, किस पे आधारित था, तो कहेंगे द ड्यूक मेमोरेंडम जो था, एक कह सकते हैं स्कीम था जो ड्यूक साहब लाए थे, उनके आधार पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बेस्ट था। कहेंगे कि ये रिपोर्ट कब है, मैं हाल फिलहाल में दरोगा का सेट लगा रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि मॉन्टेग्यू जो व्यक्ति थे, उन्होंने भारत का भ्रमण किया या उनके स्कीम को पढ़ा, तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया था। उन्होंने रिपोर्ट किया था द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया नाम का वो रिपोर्ट था। उनका टाइटल था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया, जो बाद में चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था। उसको उन्होंने, उस रिपोर्ट को उन्होंने 8 जुलाई 1918 को, ये 8 जुलाई आपके लिए उतना काम का नहीं हो सकता है, लेकिन 1918 बेहद खास है, बहुत काम का है। 1918 बहुत काम का है। मैं तो बताया कि 2-3 दिन पहले मैं बना रहा था, तो उसमें ये था, तो आप ध्यान रखिएगा। 1918 में रिपोर्ट आया, 21 में लागू हुआ है, 19 में अधिनियम आया है। ये उस समय का जो सचिव था मॉन्टेग्यू था, चेम्सफोर्ड उस समय का वायसराय था। उदारवादियों ने इसे मैग्ना कार्टा कहा है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों की जो संख्या है, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे कार्यपालिका में हो, चाहे वो विधायिका में हो, कहीं भी हो, उसकी संख्या बढ़ाई जाए, ताकि राष्ट्रवाद की जो बढ़ते प्रभाव है उस चीज़ को कम किया जा सके। मॉन्टेग्यू घोषणा जो मॉन्टेग्यू घोषणा है उसका तो डेट भी पूछ चुका है एग्जाम में, 20 अगस्त 1917 को होगा। उसमें क्या बोला गया, मैंने आपको बताया कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, भारतीयों को कह सकते विधायी प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना दोस्तों। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि इसकी इंट्रो क्या है, और इसमें लगभग मेजर पॉइंट, मुख्य पॉइंट इसमें बताए गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम में कौन सा पॉइंट लिखा गया था, उसके प्रावधान क्या क्या थे, वो सारे बात हम लोग तुरंत देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार, अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के विकास के क्रम को समझ रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के कुछ सामान्य परिचय को देख चुके थे। तो दोस्तों, इसके प्रमुख प्रावधानों के विषय में क्या मतलब इसका प्रावधान है, मतलब इसका प्रमुख प्रावधान क्या है, इसके बारे में हम कुछ आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो कहता है 2 स्तर पर बदलाव हुआ। 2 स्तर का मतलब हुआ सेंट्रल लेवल पर और प्रोविंशियल माने प्रांत है ना, और सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, यानी कि सेंट्रल लेवल पे। तो 2 स्तर पे बदलाव हुआ है। तो हम सबसे पहले हम आपको केंद्रीय स्तर के ऊपर बता रहे हैं कि केंद्रीय स्तर के ऊपर क्या क्या बदलाव हुए। सबसे पहले तो कहता है कि इसके कुछ सब्जेक्ट को बांट दिया गया, जैसे विदेशी संबंध, सुरक्षा या राजनीतिक संबंध, या नागरिक या आपराधिक नियम, जो भी और भी इस तरह के नियम हो सकते थे, उन सबको केंद्रीय
विषय के रूप में रखा गया और केंद्रीय विधायिका को बोला कि आप नियम बना सकते हैं। तो करने का मतलब है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का बाइफरकेशन किया गया और यानी कि उसका पृथक्करण किया गया। गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब हुआ कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद जो था उसमें से 8 में से 3 इंडियन हुआ करते थे। 8 में से 3 इंडियन हुआ करते थे, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय जो केंद्रीय विधान परिषद हुआ करता था उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 सदन में बांटा गया है। एक केंद्रीय विधान परिषद बोला गया है ना, एक राज्यों की परिषद। केंद्रीय विधायी परिषद को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन में 145 लोग हो सकते थे। इसमें 41 लोग 41 पीपल्स नॉमिनेटेड हो सकते थे और होते थे और 104 इलेक्टेड होते थे और इन सब की कार्यकाल कितनी होती थी? 3 साल होती थी। तो दोस्तों वहाँ पर थोड़ा बहुत ही ध्यान रखते हैं। बस सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि द्विसदनीयता, उच्च सदन और निम्न सदन की शुरुआत इस मॉन्टेग्यू चेम्बर सुधार अधिनियम के तहत हो गई थी। भारतीय अब कुछ प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न, कंपनी जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं वो पूछ सकते थे। वोट तो दे सकते थे, बजट के रूप में ही, बजट के भाग के रूप में ही दे सकते थे, लेकिन 75% वोट मतलब बजट ऐसे थे जिस पे वोट नहीं किए जा सकते थे। मतलब हम लोग को वोट तो देने का राइट सचमुच में दिया, लेकिन वो कहते ना कि बस लल्लीपॉप दिखा के रह गया। मतलब कहने का था 75% टॉपिक पर तो वोट दे ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी कहा जाएगा ना कि सीमित मताधिकार की शुरुआत हो गई। गवर्नर की बैठक, गवर्नर जो कई काम कर सकते हैं, जैसे बैठक को बुलाना है, आहूत करना है, उसको समाप्त करने हैं, विघटित करने हैं, ये सारे काम वो कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोकसभा के यानी कि केंद्रीय विधायी परिषद या निम्न सदन के उसके जो टेन्योर होते थे, कार्यकाल होते थे सदस्यों का, वो 3 साल से बढ़ा करके कुछ भी कर सकते थे। 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, जो भी कर सकते हो। केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका के जो कंट्रोल था कहीं ना कहीं प्रांतों के ऊपर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। मतलब तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है खाली कि केंद्रीय विधायिका का जो पावर था वो ज़्यादा था प्रांतीय सरकारों के अपेक्षा। हम यहाँ से पर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, गवर्नर जनरल के कुछ कार्यों को हम बताते हैं। जैसे एक सेकेंड, जैसे गवर्नर जनरल अब कोई भी नियम जो चल रहा है पहले से, या उनको लग रहा है कि इमरजेंसी है, अध्यादेश जारी करना है, या कुछ रूल रेगुलेशन बनाने हैं या इसमें संशोधन करने, तो ये सारे करने के जो राइट थे गवर्नर जनरल को थे। इसमें संशोधन करने का यानी रिफॉर्म करने का भी मतलब इसमें कह सकते कि अधिकार गवर्नर जनरल को था। तो दोस्तों हम केंद्रीय स्तर की बात अभी आपके साथ किए। अब आप बारी। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग 1919 के मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार अधिनियम के बारे में जान रहे थे। उसमें केंद्रीय विधायिका में क्या क्या बदलाव हुए थे ये सब देख लिए थे। अब हमारी बारी प्रांतीय विधायिका में क्या क्या बदलाव हुआ इसको समझने से। तो दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट बदलाव हुए थे। सबसे पहले कहता है कि विषयों को एकदम अलग कर दिया गया था। जो सार्वजनिक महत्व के थे, जो स्थानीय महत्व के थे, या शिक्षा, जो भू राजस्व था, ये सब प्रांत को दिया गया। किसको दिया गया भाई साहब? ये सारे प्रांत को दिया, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे सार्वजनिक स्वास्थ्य हो, चाहे स्थानीय स्वशासन हो, शिक्षा हो, चाहे भू राजस्व हो। सबसे मोस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका कि इसमें द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। डुअल गवर्नमेंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि 2 स्तर पर सरकार मतलब अब चलने वाली है। 2 स्तर पर का मतलब हुआ कि आरक्षित सब्जेक्ट कोई और रख रहा है, हस्तांतरित सब्जेक्ट कोई और रख रहा है, दोनों को 2 लोग कंट्रोल कर रहा है। जैसे जो मैंने विषय बांटा उस पर ही द्वैध शासन वो हो रहा था।
जैसे गवर्नर के जो परिषद हुआ करते था, उसके जो अधिकारी होते थे, वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को, मतलब वो अंग्रेज है तो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे जो भू राजस्व वाला मैटर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, वो सारे आरक्षित में आते थे। इम्पॉर्टेंट जो है वो सारे आरक्षित में आते थे और गवर्नर उसको देखते थे, और परिषद और अधिकार जो अधिकारी थे वो लोग देखते थे। और हस्तांतरित में, ट्रांसफरेबल में वैसे सब्जेक्ट को रखते जो कम इम्पोर्टेंस के थे, और इसके लिए मंत्री को मतलब रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था, जो कहीं ना कहीं वो इलेक्टेड जो मंत्री होते थे उसी में से, इलेक्टेड जो मेंबर होते थे उसी में से किसी एक को मंत्री बना दिया जाता था, और उसको हस्तांतरित सब्जेक्ट को उसको नियंत्रित करने को कहा जाता था। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। प्रांतीय विधायिका में 70% मेंबर जो आते थे भारत के इलेक्ट होके आते थे। ये तो मतलब इस तरह से कह सकते हैं प्रांतीय जो विधायिका थी उसमें भारतीयों की संख्या में ठीक ठाक मतलब बढ़िया वृद्धि हुई, आप ऐसा कह सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया था। हालांकि सांप्रदायिकता का विस्तार 1909 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म था, उसमें देख सकते थे, उसमें नींव दे सकते थे, और इसमें इसका विस्तार देख सकते हैं। जैसे अल्पसंख्यकों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, भारतीय जो ईसाई थे उसके लिए, मतलब ये सारे के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। और वुमेन को जो कुछ राइट टू वोट दिए गए थे, यानी कि पहली बार महिलाओं को वो वोट करने का अधिकार 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में बताया गया था। और ये जो 8 द्वैध शासन प्रणाली जो चालू हुआ था दोस्तों, 8 प्रांत में, एक बार देख लेते हैं सरकारी निगाह से। मद्रास, बॉम्बे, असम, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सीपी का मतलब सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश, और यूपी का मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश नहीं, सॉरी उत्तर प्रदेश ही आज के अर्थ निकालते हैं, लेकिन उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करते थे। तो ये देखिए, और इसी अधिनियम में लिखा हुआ था कि 10 साल के बाद हम इसका चेक करेंगे, मतलब गवर्नमेंट इसका चेक करेगी। तो इसी को लेकर के जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग का गठन 1927 में कर दी गई थी। और 10 साल 1919 में ये एक्ट आया, 10 साल जोड़ने का मतलब हुआ कि 1929 में इस एक आयोग बनना था जो कि इसका चेक करेगा वो क्या इसमें सुधार हुए, क्या ना हुए, क्या बदलाव है, वो आउटपुट लेने के लिए एक कमीशन का गठन करना था। तो वैसा नहीं हो सका। 1927 में जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में कह सकते हैं कि एक कमीशन का गठन हुआ, और जो जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में जो कमीशन का गठन हुआ, साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 लोग थे, 7 लोग अंग्रेज थे, इसलिए इसे गोड़ा कमीशन भी कहा जाता है। और हम लोग इसका जबरदस्त विरोध किए थे। इसी विरोध में लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। तो ये आया था इंडिया में 3 फरवरी 1928 को। तो दोस्तों साइमन कमीशन हम लोग बाद में टॉपिक चर्चा कर लेंगे। अभी बस इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ था कि 1919 के एक्ट को 10 साल के बाद एक बार चेक किया जाएगा, क्या था उसके, क्या बदलाव हुए, क्या नहीं हुए, ये सारे पॉइंट मतलब देखा जाएगा। तो दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के लगभग सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमने देख लिया है। अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा इसी प्रकार से हौसला अफजाई होते रहे, हम आपके लिए वीडियो लगातार बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों।